गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस क्लास में एक बार मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में अपन ने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता के बारे में काफ़ी बातें की थी कि कार्यकुशल हैं या नहीं हैं, और अपन ने ये निष्कर्ष निकाला था कि लोक उपक्रम की कार्यकुशलता या उनकी निष्पादन क्षमता उतनी नहीं है जितनी उनकी प्रतिद्वंदियों की या निजी क्षेत्र के उपक्रमों की होती है। और उसके कारणों पर भी अपन ने प्रकाश डाला था पिछले वीडियो में कि क्या कारण है कि लोक उपक्रमों की जो निष्पादन क्षमता है या जो उनकी कार्य क्षमता है या कार्यकुशलता है वो उस लेवल की नहीं है। और उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं लोक उपक्रम की अकार्यकुशलता एवं अनिष्पादन क्षमता को दूर करने के लिए। तो प्रस्तुत वीडियो में अपन अब लोक उपक्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने एवं सुधार करने के लिए कुछ सुझाव हैं उनको देखेंगे कि लोक उपक्रम की कार्यकुशलता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है या उनकी जो अनिष्पादन क्षमता है उसको कैसे निष्पादन क्षमता में तब्दील किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, भारत के लोक उपक्रमों की अकार्यकुशलता एवं अनिष्पादन क्षमता के अनेक कारण हैं जिन्हें दूर करने हेतु कुछ सुझाव यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे पहला सुझाव है कि उपक्रमों में उपलब्ध मशीनों एवं संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। मतलब जो लोक उपक्रम हैं उनकी जो संयंत्र क्षमता है, उनकी जो प्लांट की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का पूरा उपयोग होना चाहिए, 100% उपयोग होना चाहिए। होता क्या है कि प्लांट की कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, और इस कारण से लोक उपक्रम जो हैं उनकी अकार्यकुशलता बढ़ती है, अनिष्पादन क्षमता उनमें होती है। तो उनकी उपलब्ध मशीनें जो भी हैं या जो उनके संयंत्र की क्षमता है उसका यदि पूर्ण उपयोग हो जाएगा तो लोक उपक्रम की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। अब संयंत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें पहला है इसकी कच्चा माल समुचित मात्रा में उनके पास होना चाहिए। आमतौर पर लोक उपक्रमों की समस्या क्या आती है कि लोक उपक्रमों के पास कई बार रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है और संयंत्र क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। और दूसरा, तकनीकी स्टाफ इत्यादि को भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि कई बार टेक्निकल स्टाफ जो होता है या तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी संस्थान में कमी होती है, जिसकी वजह से संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पहला सुझाव तो यही है कि लोक उपक्रमों को अपनी मशीनों एवं संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग या 100% उपयोग करना चाहिए, तभी वो कार्यकुशल बनेंगे, तभी वो निष्पादन क्षमता अपनी बढ़ा पाएंगे। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि दो उपाय ज़रूरी हैं कि एक तो कच्चा माल उनको निरंतर निर्बाध गति से मिलता रहे, और दूसरा तकनीकी स्टाफ इत्यादि समुचित मात्रा में उनके पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जयपुर में यदि हम बात करें तो एसएमएस हॉस्पिटल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ एक से एक सोफिस्टिकेटेड मशीनें भी हैं, लेकिन तकनीकी स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से आए दिन जो एमआरआई मशीन या वो दूसरी मशीनें जो सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं, विदेशों से आयात की गई मशीनें हैं, उनसे जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो टेस्टिंग कम होती है और आए दिन वो ख़राब पड़ रहती हैं। उनको ठीक या रिपेयर कराने के लिए भी विदेशों से ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके आने में देरी होती है, और इसका खामियाजा ना आम पेशेंट्स को भुगतना पड़ता है, गरीब पेशेंट्स को भुगतना पड़ता है। वे बाहर जाकर अपनी जांचें करवाते हैं, जो जांच उनको मुफ्त में अस्पताल में मिल सकती थी उसके लिए वो बाहर हज़ारों रुपये फूकते हैं और परेशान होते हैं। तो सरकारी उपक्रमों की योग्यता बढ़ाने के लिए, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए संयंत्र क्षमता का 100% उपयोग होना ज़रूरी है। ये पहला सुझाव है इनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने का। दूसरा है लोक उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्थाओं को अधिक विवेकशील बनाना चाहिए। अब वित्त जैसे हम सभी जानते हैं और हम भली भांति परिचित भी हैं कि वित्त जो है व्यवसाय का रक्त है। जैसे शरीर में रक्त काम करता है, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो वित्तीय व्यवस्थाओं को अधिक विवेकशील बनाने की ज़रूरत है, अधिक रेशनल बनाने की ज़रूरत है।
इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर जैसे हम जानते हैं कि वित्तीय व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाती है। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं या लोक उपक्रम हैं, हम सब जानते हैं कि जो इनकी वित्तीय व्यवस्था है वो प्रारंभिक स्तर पर सरकार के द्वारा की जाती है। वो सरकार केंद्र सरकार हो सकती है अथवा राज्य सरकार हो सकती है, लेकिन बाद में इनको पैसे की दिक्कत आती है तो इसका उपाय ये हो सकता है कि इनको वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, या इनको हम कह सकते हैं कि फाइनेंस की ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ताकि ये वित्त प्राप्ति के लिए केवल सरकार या सरकारी साधनों या सरकारी रिसोर्सेज पर ही निर्भर ना रहें। तो वित्त क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है और वित्त के अभाव में ही इनकी कार्यकुशलता गिरती भी है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि सरकार इनकी फंडिंग इनिशियली तो करती है तो वो कर ही दे, लेकिन बाद में इनको इतनी पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करे ताकि ये लोक उपक्रम जहाँ से भी पूंजी प्राप्त करना चाहें वहाँ से पूंजी प्राप्त कर सकें। क्योंकि वित्त के अभाव में किसी भी क्रिया को करना, कोई भी कार्य करना या अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना या संयंत्र क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो वित्त की कमी को दूर करने के उपाय इनको करने चाहिए, ये दूसरा सुझाव है। तीसरा है, लोक उपक्रमों में लागत लेखा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, मतलब लोक उपक्रमों की जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो ये बता सके कि प्रत्येक स्तर पर क्या लागत आ रही है और वहाँ पर कितनी कुशलता से कार्य हो रहा है। मतलब उत्पादन के बहुत से स्तर हैं, वस्तु को बनाने के लिए बहुत से स्तरों से उसको गुजरना पड़ता है। तो वस्तु की जो अकाउंटिंग प्रणाली है लागत की, वो इस प्रकार की हो जो जिससे कि ये पता लग सके कि प्रत्येक स्तर पर, हर एक लेवल पर वस्तु की लागत क्या आ रही है और वहाँ पर कितनी कुशलता से कार्य हो रहा है। यदि किसी भी लेवल पर पता लगता है कि वहाँ कार्य कुशलता से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उसको चेक किया जा सकता है और कार्य को कुशलता से करवाया जा सकता है। तो अकाउंटिंग सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर वस्तु की क्या लागत आ रही है इसका पता लगाया जा सके और वहाँ पर कितनी कुशलता से कार्य हो रहा है इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। चौथा है, लोक उपक्रमों को प्रशासन एवं राजनीति के लोगों को शरण स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब लोक उपक्रमों को क्या है कि हम देखते हैं कि प्रशासन के लोगों की या राजनीति के लोगों की शरण स्थली बन गए हैं। ये जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो राजनेता होते हैं, ये उनकी शरण स्थली बन गए हैं और उनमें क्या होता है कि व्यावसायिक योग्यता कम होती है। मतलब उनका बिजनेस एप्टीट्यूड तो होता नहीं, बिजनेस की कोई उनकी योग्यता होती नहीं है। आईएएस वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जो एक बिजनेस एप्टीट्यूड है, जो व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता का उनमें अभाव पाया जाता है। उनमें अभिरुचि नहीं होती। अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि लोक उपक्रम अपनी कार्यकुशलता से कार्य क्यों नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न है कि लोक उपक्रमों में प्रशासन और राजनीति के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये उनकी शरण स्थली बन जाता है और उनमें व्यावसायिक योग्यता, अभिरुचि एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियाँ करनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि इनका जो प्रबंधन है लोक उपक्रमों का, वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है जो कि व्यावसायिक योग्यता नहीं रखते, जो उतना व्यवसाय का अनुभव नहीं रखते और उनका बिजनेस का कोई एप्टीट्यूड भी नहीं होता। तो ये चौथा सुझाव है कि कोशिश ये करें कि इस प्रकार के लोगों को उसमें शरण स्थली प्रदान नहीं की जा सके। नेक्स्ट है पांचवा, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का कार्यभार स्पष्टता उल्लेखित किया जाना चाहिए। मतलब आपको सरकारी उपक्रमों की या लोक उपक्रमों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाना है या उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है तो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का कार्यभार, उनका जो वर्कलोड है वो उल्लिखित किया जाना चाहिए। कार्यभार के आधार पर उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपक्रमों में उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब हर एक अधिकारी और कर्मचारी का कार्यभार निश्चित होना चाहिए और कार्यभार के आधार पर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उस जॉब से, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्तियां करनी चाहिए। और जब संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के कार्यभार की आपको नॉलेज जाएगी, वर्कलोड की नॉलेज जाएगी, तो फिर ऐसी स्थिति में उनको पर्सनली अकाउंटेबल ठहराना भी आसान हो जाता है। तो अगर संगठन
कि कार्यकुशलता को बढ़ाना है या अनिष्पादन क्षमता को निष्पादन क्षमता में बदलना है, तो लोक उपक्रमों में क्या करना पड़ेगा? अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्यभार स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना पड़ेगा। छठा है, लोक उपक्रमों में व्यक्तिगत अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणात्मक योजना प्रारंभ करनी चाहिए और कुशल कर्मचारियों को पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लोक उपक्रम हैं उनमें कार्य करने वालों के लिए कोई व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई व्यक्तिगत प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा का बहुत अभाव है। वहाँ पर जो काम करते हैं उनको कोई रिकग्निशन नहीं है और जो काम नहीं करते हैं उनको कोई पनिशमेंट नहीं है। तो चूंकि सरकार में न तो रिवॉर्ड की कोई थियरी है न कोई पनिशमेंट की थियरी है, तो लोगों का काम के प्रति उतना मन नहीं लगता और वो मन लगा के काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है काम कम करो चाहे ज़्यादा करो रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। तो प्रेरणा के अभाव में लोग काम भी पसंद नहीं करते हैं। तो यदि लोक उपक्रमों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर के जैसे प्राइवेट सेक्टर में जिनकी उत्पादकता अधिक होती है, जो ज़्यादा संस्थान को प्रॉफिट करा कर देते हैं, उनको इंसेंटिव स्कीम्स दी जाती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर भी लोक उपक्रमों में भी आनी चाहिए। तो लोक उपक्रमों में व्यक्तिगत अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए प्रेरणादायक योजनाएं लानी चाहिए और कुशल कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को पुरस्कृत करने का कार्य भी करना चाहिए। सातवां है, लोक उपक्रमों में अंकेक्षण की व्यवस्थाओं का आधार व्यावसायिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लोक उपक्रमों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका अंकेक्षण नहीं होता, उनका अंकेक्षण भी होता है, उनके ऑडिट होती है, लेकिन उसका जो आधार है उसको व्यावसायिक करना चाहिए इनको, तथा कुशलता एवं निष्पादन क्षमता की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। और ऑडिटिंग में ये भी देखें कि लोक उपक्रमों की एफिशिएंसी और उनकी जो निष्पादन क्षमता है उस पर भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को यदि बढ़ाना है तो ऑडिट सिस्टम को भी दुरुस्त करना चाहिए और ऑडिट सिस्टम जो है वो उसका जो आधार हो वो व्यावसायिक होना चाहिए। आठवां है, सरकार द्वारा स्थापित समितियों द्वारा प्रदत्त सुझावों को यथाशीघ्र प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए या उनकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा कई समितियों की स्थापना की गई है, जैसे लोक उपक्रम समिति या लोक क्षेत्र क्रियान्वयन समिति या लोक उपक्रम का ब्यूरो, लोक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन, लोक क्षेत्र लेखा समिति। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब समितियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं जो समय समय पर लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए या उनकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देती रही हैं। तो लोक उपक्रमों की निष्पादन क्षमता या कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इन समितियों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, जो भी सजेशंस दिए जाते हैं, उन सजेशंस को यथाशीघ्र प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का कार्य करना चाहिए, तभी लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है। नवा है, अधिकारों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे सामयिक एवं उचित निर्णय लिए जा सकें। तो नवा पॉइंट ये कहता है कि जैसा हमने लोक उपक्रमों की कठिनाइयों में भी देखा था, समस्याओं में भी देखा था कि लोक उपक्रमों में क्या होता है कि आमतौर पर अधिकारों का केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है। और जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है तो किस तरह क्या हुआ, विभाग का जो मंत्री है या जो विभाग का सीईओ है या उच्च स्तर पर जो बैठे एक आध दो व्यक्ति हैं, सारी के सारे अधिकार उन व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होते हैं और नीचे के स्तर पर जिन व्यक्तियों को निर्णय करना है उनके हाथों में कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निर्णय लेने में समस्या आती है। कई बार व्यवसाय में इस प्रकार के अवसर आते हैं कि शीघ्र निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन क्योंकि कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अधिकार सारे केंद्रित हैं और ऊपर के व्यक्तियों के हाथों में ही, एक या दो व्यक्तियों के हाथों में ही अधिकार हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी प्रॉब्लम आती है। यथाशीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते, कई बार उचित निर्णय नहीं लिए जाते और उसका खामियाजा जो है वो संगठन को उठाना पड़ता है, उपक्रम को उठाना पड़ता है। तो लोक उपक्रमों में अधिकारों के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, लोक उपक्रम अधिकारों को विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि सामयिक एवं उचित निर्णय लिए जा सकें।
10वां है, भावी लोक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक निगम प्रारूप में स्थापित करना चाहिए। मतलब जो लोक निगम आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं या स्थापित हो चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई लोक उपक्रम करना है तो व्यावसायिक आधार पर यदि किसी लोक उपक्रम की स्थापना करनी है तो उसे निगम के प्रारूप में स्थापित करना चाहिए और इनके लिए एक अधिनियम पारित करना चाहिए। 11वां है, श्रम संबंधों में सुधार करने हेतु प्रबंध में सहभागिता एवं सामूहिक सौदेबाजी इत्यादि को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब हमने ये देखा था कि लोक उपक्रमों की जो मेजर प्रॉब्लम है वो श्रम संबंधों की है, लेबर रिलेशंस की है। हमारे देश में सेवायोजक और श्रमिक एक दूसरे को परस्पर विरोधी मानते हैं। ये दो वर्ग हैं जो एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं, और जब तक ये वर्ग एक दूसरे को अपना विरोधी मानते रहेंगे तब तक उपक्रम की कार्यक्षमता को बढ़ाना या उसकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो होना क्या चाहिए कि श्रम संबंधों में सुधार होना चाहिए। अब श्रम संबंधों में सुधार कैसे हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देनी चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए। हमारे देश में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, लेकिन बहुत ही सीमित उद्योगों तक सीमित है। तो इनको कोशिश करके वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए तथा सामूहिक सौदेबाजी इत्यादि को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, या कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि श्रम संबंध मधुर रहे। और क्योंकि श्रम संबंध हमारे देश में मधुर नहीं है अधिकांश लोक उपक्रमों में, तो और लोक उपक्रम में मधुर क्यों नहीं, क्योंकि इनको आदर्श नियोक्ता के रूप में काम करना पड़ता है, तो श्रमिकों की भी इनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो आए दिन आप देखते हैं कि हड़ताल, तालाबंदी या श्रमिकों के द्वारा इस प्रकार की कोई ना कोई घटनाएं की जाती हैं। तो श्रम संबंधों को मधुर बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी या हम कह सकते हैं श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देने की बातों पर विचार करना चाहिए, जिससे कि श्रम का पूर्ण उपयोग किया जा सके और उत्पादन के जो घंटे हैं वो किसी भी तरीके से बर्बाद ना हो और निष्पादन क्षमता का या कार्यकुशलता का पूरा से पूरा उपयोग किया जा सके। 12वां है, लोक उपक्रमों में नीति विषयक मामलों तक ही राजनीतिज्ञों को निर्देशन देने का अधिकार देना चाहिए। मतलब लोक उपक्रमों के जहाँ तक राजनीतिज्ञों का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोक उपक्रम राजनीति का अड्डा बन गए हैं, राजनीतिज्ञों की शरण स्थली बन गए हैं, और इस कारण से क्या होता है कि लोक उपक्रम अपनी कार्यकुशलता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते या उनकी निष्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोक उपक्रम हैं उनमें राजनीतिज्ञों को निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रोल को छोटा अवश्य किया जा सकता है। अब छोटा कैसे किया जा सकता है कि राजनीतिज्ञों को केवल नीति विषयक मामलों तक ही सीमित रखें। मतलब जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, नीति निर्धारण का सवाल है, नीति निर्धारण के स्तर तक यदि उनको सहभागिता दी जाती है तो वो तो ठीक माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि इसके उलट हमारे देश में क्या है कि लोक उपक्रम राजनीति का अड्डा बन गए हैं। राजनीतिज्ञ या ब्यूरोक्रेट्स मिलकर इसको अपना उपक्रम समझते हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए इन उपक्रमों का फायदा उठाते हैं। तो अगर लोक उपक्रमों की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है या कार्यकुशलता को बढ़ाना है तो राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को इससे दूर रखना पड़ेगा और कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको केवल नीति निर्धारण तक ही सीमित रखा जाए, उसके पश्चात इनका कोई रोल उसमें नहीं होना चाहिए। ये 12वां पॉइंट था। अब 13वां और अंतिम सुझाव जो है वो ये कहता है कि प्रत्येक लोक उपक्रम के सामाजिक उद्देश्य की न केवल स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए बल्कि उनके संख्यात्मक लक्ष्य भी पहले से निर्धारित करने चाहिए। मतलब लोक उपक्रम जो हैं, क्योंकि निजी उपक्रम जो होते हैं उनके तो उद्देश्य उनके भी सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, मानवीय उद्देश्य होते हैं, लेकिन लोक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज की सेवा करना होता है। आर्थिक उद्देश्य भी है, लाभ कमाना भी है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएंगे तो समाज की सेवा कैसे करेंगे। लेकिन लोक उपक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य भी होता है। तो इस सामाजिक उद्देश्य की उनकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए, क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि लोक
उपक्रमों के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं और उनके संख्यात्मक लक्ष्य पहले से निर्धारित करने चाहिए। मतलब जो सामाजिक उद्देश्य हैं उनके भी संख्यात्मक लक्ष्य होने चाहिए, उन लक्ष्यों को भी नंबर्स में स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं इसको आसानी से मापा जा सके। तो विद्यार्थियों, ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए, जो कि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने एवं सुधार करने के लिए कुछ सुझाव हैं। अगर लोक उपक्रम इन सुझावों पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए मैं सोचता हूँ इतना काफ़ी है। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।